Hey everyone, today we are going to discuss SC Verma chapter number 13 from question number 1 to 8. SC Verma के चैप्टर नंबर 30 के वॉल्यूम 2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक हम डिस्कस करने वाले हैं. तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे ईयर लॉन्ग कोर्स को फॉलो करना स्टार्ट नहीं किया तो ईयर लॉन्ग कोर्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि वहां पर मैं SC वर्मा के क्वेश्चन को होमवर्क की फॉर्म में दे रहा हूँ. राइट दोस्तों, तो आप कहाँ पर मौजूद है? एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के ऊपर तेजी से उभरता हुआ चैनल, और मेरा नाम है JP चौहान. और अपन स्टार्ट करते जल्दी से. आज के पहले सवाल की बात करते हैं अपन. तो पहला क्वेश्चन जो SC वर्मा चैप्टर नंबर 30 का है, ये है रहा आपके सामने. डैन क्या है, देखो क्या दिया हुआ है. द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दिया हुआ है, E इक्वल्स टू 3/5 E नॉट आई कैप प्लस 4/5 E नॉट 4/5 E नॉट जे कैप, है ना. और E नॉट की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई है 2 × 10⁻³ न्यूटन कूलम इनवर्स. आपको मालूम करना, फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर पैरेलल टू YZ एक्सिस. पैरेलल टू YZ एक्सिस की बात करें अपन, पैरेलल टू YZ एक्सिस एक सरफेस है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिया हुआ है. इस इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस के थ्रू कितना लिंक हो रहा है वो मुझे देखना पड़ेगा. तो इसके लिए मुझे क्या बनाना है, एक सरफेस बनाना है. सरफेस कहां पर मौजूद है? YZ के पैरेलल. तो ये मेरे पास क्या हो गया, X एक्सिस, ये हो गया Y एक्सिस, और ये हो गया Z एक्सिस. तो YZ क्या बोला इसने कि रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर पैरेलल टू YZ प्लेन. YZ प्लेन क्या हो गया, देखो दिस इज YZ प्लेन. समझ में आ रहा है? ये मेरे पास क्या हो गया, YZ प्लेन है ना, ये वाला प्लेन. समझे आप? दीवार के बाद Z एक्सिस निकला हुआ है, तो ये वाला प्लेन जो हो गया ये YZ प्लेन हो गया. और इसी के पैरेलल एक प्लेन बनाना है आपको. तो इसी के पैरेलल आप एक प्लेन बनाओ यहां पर, है ना. इसके पैरेलल में एक प्लेन बना देता हूं तो आपको आइडिया थोड़ा सा फील गुड करवा देता हूं मैं आपको. देखो YZ प्लेन, इसके पैरेलल एक प्लेन बना देते हैं अपन. एक क्यूब बनाता हूं तो उससे आपको और फीलिंग आ जाएगी. तो भाई कौन से प्लेन की बात हो रही है. देखो हो गया, ये मेरे पास YZ प्लेन है. इस YZ प्लेन के पैरेलल ये वाला प्लेन आ गया. ये दिस इज व्हाट YZ प्लेन, पैरेलल टू YZ प्लेन, है ना. इसको अपन क्या बोलते हैं, YZ प्लेन बोलते हैं, क्योंकि इट इज कंसिस्टिंग ऑफ Y एंड Z प्लेन. दिस इज व्हाट YZ प्लेन. तो आपको क्या मालूम करना है, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना है कि इस प्लेन के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा. अब अगर मैं इस प्लेन की बात करूं, ये सब भूल जाओ, क्यों, खाली समझाने के लिए बताया था. अब इस प्लेन का एरिया वेक्टर क्या आएगा मेरे पास, एरिया वेक्टर क्या लेना है, तो एरिया वेक्टर आएगा मेरे पास कहां पर, आई कैप डायरेक्शन के अंदर, है ना. एरिया वेक्टर अगर मैं लिखूंगा, एरिया वेक्टर क्या आएगा, आई कैप डायरेक्शन के अंदर. और इस प्लेन को देखोगे आप, अब इस प्लेन का एरिया दिया हुआ है क्या, फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया. एरिया दिया हुआ है 0.2, तो एरिया वेक्टर हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाइड बाय आई कैप. ये आ गया मेरे पास एरिया वेक्टर. बस अब मुझे क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है. तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देख लो यहाँ पर. तो फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E डॉट ए. ई वेक्टर क्या है मेरे पास, 3/5 E नॉट आई कैप प्लस 4/5 E नॉट जे कैप. एंड इसका डॉट प्रोडक्ट करना है 0.2 आई कैप के साथ में. और डॉट प्रोडक्ट में आपको ध्यान होगा आई डॉट आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल. तो आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 3/5 E नॉट एंड मल्टीप्लाइड बाय इसका आई वाला क्या आ गया 0.2. तो देखो फाइनली कितना आ गया, 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 कितना हो गया 0.6, या 3/5 कितना हो गया 0.6, 3/5 हो गया 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 कितना हो गया 0.12 E नॉट. और E नॉट की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, E नॉट दे रखा है आपको 2. ये हो जाएगा 0.12 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 10⁻³ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.24 इंटू 1000. और 0.24 इंटू 1000 कितना होता है 240. और ये क्या फ्लक्स है, फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन कूलम इनवर्स हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया. तो ये मेरे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया 240. ठीक है, तो इसका देख लो आप, फर्स्ट का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 240 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू कूलम इनवर्स. अरे क्लियर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर, अरे यार मैंने वो कहाँ रखा है यार, ए भगवान आचार्य आजा, आ गया. चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन के ऊपर देखो, आपको स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2. बस तबीयत खराब है भाई यार आज.
क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है कि अ चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लॉन्ग रॉड ऑफ लेंथ L, है ना, एक रॉड है ना, उसकी लेंथ मुझे L दी हुई है और उसके ऊपर चार्ज कितना Q डिस्ट्रीब्यूटेड है। कंसिडर हाइपोथेटिकल क्यूब ऑफ एज L। एक हाइपोथेटिकल क्यूब आपको एज्यूम करना है। चलो क्यूब एज्यूम कर लेते हैं अपन, ये है ना, एक हाइपोथेटिकल क्यूब एज्यूम कर लेते हैं अपन। उसका एज मतलब कितना, साइड मेरे को दिया हुआ है L, साइड दिया हुआ है L, ऑलराइट। अब क्या दिया हुआ है इसने, एज L विद द सेंटर ऑफ द क्यूब एट वन एंड ऑफ द रोड, सेंटर ऑफ द क्यूब एट वन एंड ऑफ द रोड। रोड का एक एंड जो है, इस रोड का एक एंड जो है वो कहाँ है, सेंटर ऑफ द क्यूब है। ये रोड कुछ इस तरह से बना दो आप, सेंटर ऑफ द, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गई, ये मेरे पास क्या आ गई, रोड आ गई। ये इस तरीके से कुछ रोड बनी हुई है ये, ऑलराइट। तो ये मेरे पास सेंटर पे आ गया। अब इसने क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, और देखो आगे, फाइंड द सेंटर ऑफ द क्यूब एट द वन, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द एंटायर सरफेस ऑफ द क्यूब। इस पूरी एंटायर सरफेस ऑफ द क्यूब से कितना फ्लक्स लिंक होगा, बाहर निकलेगा, वो मुझे निकालना है। तो देखो यहाँ पर फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई थ्रू क्यूब। एक क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या होता है, क्यू इनसाइड, अंदर जो भी चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अंदर कितना चार्ज होगा, अब अंदर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, देखो बाहर जो रोड की लेंथ है वो कितनी, L/2, क्योंकि सेंटर एक एंड सेंटर पे है, तो L/2 बाहर होगा और L/2 ही अंदर होगा। तो देखो Q इनसाइड अगर मैं निकालूं, देखो Q इनसाइड कितना आ जाएगा, Q इनसाइड कितना आएगा, मतलब यहां पर अगर मैं चाहूं तो इस रोड का आप लैम्डा लिख सकते हो, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना होता है, चार्ज अपॉन लेंथ। तो Q इनसाइड क्या हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी तो इतना सा पार्ट तो भी सेम रहती है, और पूरे पोर्शन के लिए भी मेरे पास चार्ज डेंसिटी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो चार्ज डेंसिटी को क्या करो आप, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो अगर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज डेंसिटी एंड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, कौन सा चार्ज चाहिए मुझे, अंदर जो रोड है उसका उस पर चार्ज चाहिए, और अंदर वाले पार्ट का लेंथ कितना है, L/2। तो और लेमड़ा कितना है, लेमड़ा देखो कितना हो गया, Q अपॉन L, और ये क्या हो गया, L/2, L से L कैंसिल, चार्ज इनसाइड कितना आ गया, Q/2। तो फाइनली फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना आ जाएगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास क्या आ गया, चार्ज इनसाइड आ गया मेरे पास, राइट। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखें इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा, देखो स्क्रीन पे देखो आप, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कि शो दैट देयर कैन बी नो नेट चार्ज इन अ रीजन इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एट ऑल पॉइंट्स। आपको शो करना है कि देयर कैन बी नो नेट चार्ज इन अ रीजन, एक रीजन के अंदर कोई भी नेट चार्ज अवेलेबल नहीं होगा जहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। अपने को प्रूव करना है। देखो पहले तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, है ना, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की खास बात क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो थ्रू आउट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, थ्रू आउट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब इसने बोला एक रीजन, जो कि एक रीजन के अराउंड अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, रीजन कोई भी मान लो, एक मैं क्यूब, एक काम करता हूं मैं यहां पर क्यूब एज्यूम कर लेता हूं, मैं क्या करता हूं, एक क्यूब एज्यूम कर लेता हूं, क्योंकि रीजन की बात करें ना, क्यूब इसलिए एज्यूम कर रहे हैं, क्यूब क्या होता है, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर हो गया मेरे पास, ठीक है। क्यूब क्या हो गया, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर हो गया, इसलिए अपन ने क्यूब एज्यूम कर लिया। अब अगर आप इस क्यूब को देखोगे, देखो अगर इस क्यूब के थ्रू अगर मैं फ्लक्स निकाल लूं, मुझे प्रूव क्या करना है, इस रीजन के अंदर जो नेट चार्ज है वो क्या है, 0, ये मुझे प्रूव करना है। अब देखो, अब इसके अगर इसको देखो आप, इस क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना पास हो रहा है, मुझे तो अगर मैं फ्लक्स निकाल लूं फाई थ्रू क्यूब, उससे फायदा क्या होगा, क्योंकि फ्लक्स के पास में गॉस थ्योरम क्या बोलती है कि Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कि नेट चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है मेरे पास। अब इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है, तो अपन ने यहाँ पर क्या ईयर लॉन्ग कोर्स के अंदर अपन ने यहाँ पर देखा है, गॉस थ्योरम के अंदर लास्ट कल वाले लेक्चर के अंदर, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर अपन ने देखा था कि भाई जितना एक क्यूब है, क्यूब के थ्रू देखो, अब यहाँ पर क्यूब में देखो जितना फील्ड लाइन अंदर एंटर हो रही है उतनी वापस बाहर भी निकल जाएगी, है ना। इस क्यूब से सपोज 1 2 3 ये कितनी लाइंस, ये सपोज ये लाइन सारी एंटर हो रही है,
अब इसको प्रॉपर अगर मैं बना दूं, इसको समझना आप ये, है ना, जितना फील्ड अंदर ये एंटर हुआ, है ना, जितना फील्ड अंदर ये एंटर हुआ उतना ही फील्ड जो होगा वो क्या होगा, बाहर भी निकल जाएगा। उतना ही फील्ड जो होगा वो क्या होगा, बाहर भी निकल जाएगा। ये है ना, उतना ही फील्ड क्या होगा, बाहर भी निकल जाएगा। उतना ही फील्ड क्या होगा, है ना। ये अगर इस डायग्राम को प्रॉपर अगर आपको थोड़ा फील आ गया हो तो समझो इसको आप, तो जितना फ्लक्स अंदर एंटर हुआ उतना ही क्या हुआ, बाहर भी निकल गया। तो नेट फ्लक्स कितना हो गया, 0। या वैसे नहीं देखना है तो फाई अगर मैं टोटल लिखूं तो इस वाली सरफेस के लिए और इस वाली सरफेस के लिए फ्लक्स लिख पाओगे, क्योंकि ये वाली सरफेसेस जो हैं इसके लिए एरिया वेक्टर क्या आ रहा है, 90 डिग्री। सबसे ऊपर वाली सरफेस के लिए एरिया वेक्टर क्या आ गया, ऊपर। कोई फ्लक्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो अलोंग द सरफेस होगा। इस वाली के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द सरफेस होगा, इस वाली के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द सरफेस होगा, इस वाली के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द सरफेस होगा। तो ये चारों सरफेस जो है इसके थ्रू फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। तो फ्लक्स इस वाली सरफेस और इस वाली सरफेस के थ्रू ही आएगा। तो इस वाली सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या हो गया, सपोज ये 1 सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, φ1 प्लस φ2। φ1 इस वाली सरफेस के थ्रू फ्लक्स, अगर मुझे लिखना हो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है, एरिया A मान लेता हूं, और एंगल कितना हो गया, cos 180। क्यों cos 180, क्योंकि यहां पर एरिया वेक्टर क्या आएगा, आउटवर्ड नॉर्मल, और यहां पर एरिया वेक्टर क्या आएगा, आउटवर्ड नॉर्मल। क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, आउटवर्ड नॉर्मल होता है। तो ये क्या हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है और एरिया वेक्टर इधर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए एंगल cos 180, एंगल 180 हो गया, प्लस φ2। φ2 मतलब इस वाली सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरे पास यूनिफॉर्म है इसलिए कांस्टेंट होगा, एरिया दोनों सरफेस का सेम है, एंड मल्टीप्लाइड बाय एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गया मेरे पास, cos 0। तो यहाँ से मेरे पास ये तो आ जाएगा माइनस EA, क्यों, क्योंकि cos 180 की वैल्यू -1 होती है और cos 0 की वैल्यू +1 होती है। तो फ्लक्स कितना हो गया, 0। तो यहाँ से देखो आप, फ्लक्स क्या हो गया, 0। तो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो Q इनसाइड क्या आ गया मेरे पास, तो Q इनसाइड क्या हो गया, 0। Q इनसाइड मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो। है ना, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, है ना। कहीं भी एससी वर्मा के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आ रहे हो तो ईयर लॉन्ग कोर्स को के वीडियोस को देखते हुए चलें। ये मैंने ईयर लॉन्ग के अंदर भी डाल रखा है, गॉस लॉ वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर वाली जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर भी मैं एससी वर्मा के जो वीडियोस जो बना रहा हूं मैं वो सारे मैं अंदर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं और ऑर्डर में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ताकि किसी भी टॉपिक के अंदर अगर आप प्रॉब्लम आए तो उस एससी वर्मा के उस वीडियो से पहले वाले वीडियोस आप देख लें, तो एससी वर्मा का कोई भी क्वेश्चन होगा आपसे होने लग जाएगा, राइट। तो बिल्कुल ट्यून्ड वे में मैं ईयर लॉन्ग करवा रहा हूं, तो उसके अंदर बिल्कुल टाइम टू टाइम देखते रहे आप लेक्चर्स को, आराम से हो जाएगा आपका काम। चलो नेक्स्ट देखें आप, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन इज गिवन बाय, एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, E वेक्टर इक्वल्स टू E0 अपॉन L मल्टीप्लाइड बाय X इंटू I कैप। फाइंड द चार्ज कंटेन्ड इनसाइड अ क्यूबिकल वॉल्यूम। एक क्यूबिकल वॉल्यूम, एक क्यूब बना देते हैं अपन, चार्ज कंटेन्ड इनसाइड अ क्यूबिकल वॉल्यूम आपको बनाना है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, क्यूब हो गया, ठीक है, ये क्यूब हो गया मेरे पास। अब ये क्यूब अगर आप देखोगे, ये क्यूब किससे बना हुआ है, अब इसको देखो आप, तो क्यूब के पास में टोटल 3 एक्सिस आपके पास आ गए, ये एक्स एक्सिस हो गया, है ना, ये मेरे पास क्या आ गया, वाई एक्सिस, और इधर मेरे पास क्या आ गया, ये अपने पास क्या आ गया, जेड एक्सिस। अब यहां पर अगर आप देखोगे, है ना, क्यूब जो बना हुआ है इसके अंदर वैल्यूज दी हुई है, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू a, x की वैल्यू 0 से a है, y की वैल्यू 0 से a है, और z की वैल्यू भी क्या है, 0 से a है। इसका मतलब क्या हो गया, x एक्सिस की लेंथ a, y एक्सिस की लेंथ a और z एक्सिस की लेंथ a, मतलब क्यूब क्या है, क्यूब का साइड दे दिया इनडायरेक्ट वे में a। क्लियर। अब इसके बाद में इसने क्या बोला, देखो और देखो आप आगे, अब और क्या दिया हुआ है कि टेक E0 टू बी, E0 की वैल्यू दी हुई है, मतलब E वेक्टर लिख देता हूं, देखो मैं यहां पर E वेक्टर इक्वल्स टू E0, E0 दिया हुआ है आपको 5 इंटू 10⁻³ उसको लिख रहा हूं मैं, और L की वैल्यू दी हुई है 2 सेंटीमीटर, L की वैल्यू दी हुई है 2 सेंटीमीटर, और A की वैल्यू दी हुई है 1 सेंटीमीटर, सॉरी X नहीं X है ना, ये दे रखा है मेरे को X, है ना, दोनों सेंटीमीटर में आ जाएंगे, कोई बात नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएंगे x, अपन क्या सेंटीमीटर में पुट कर देंगे तो सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा मेरे पास ये। तो फाइनली मेरे पास ये कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आ गया न्यूटन कूलॉम इनवर्स
और ये कहाँ पर डायरेक्शन में, आई कैप डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। ठीक है, अब मुझे क्या मालूम करना है इसके अंदर कि आपको फाइंड द चार्ज इनसाइड क्यूबिकल वॉल्यूम, आपको इनसाइड चार्ज निकालना है, आपको इनसाइड चार्ज मालूम करना है। देखो इनसाइड चार्ज सिंपल क्या होता है, मेरे पास फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे को क्यू इनसाइड अगर आपको निकालना है तो फ्लक्स निकालना है आप और एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना सा काम करना है। अब देख लो फ्लक्स, इसके थ्रू फ्लक्स अभी थोड़ी देर पहले निकाला था अपन ने, अब इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है तो यहाँ पर तो एरिया वेक्टर मेरा क्या आएगा, आउटवर्ड नॉर्मल, इधर एरिया वेक्टर क्या आएगा, आउटवर्ड नॉर्मल राइट डायरेक्शन में। इन सरफेसेस के थ्रू फ्लक्स तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस की वजह से होगा। तो यहाँ पर देखो फ्लक्स लिखना सीखते हैं अपन, तो फ्लक्स क्या हो गया, फ्लक्स पहली सरफेस का फ्लक्स प्लस दूसरी सरफेस का फ्लक्स। फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसलिए डायरेक्ट अपन क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब अपन यहाँ पर φ1 देखें, φ1 देखो इसका नेगेटिव आएगा। समझो आप, जिस सरफेस पे एंटर हो रहा है, क्लोज सरफेस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर हो रहा है तो वहां फ्लक्स हमेशा सीधा नेगेटिव लिखो। क्यों, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो यू कैन डायरेक्टली राइट, है ना, तो हमेशा नेगेटिव लिख दो। और जहां से बाहर निकल रहा है वहां पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सेम डायरेक्शन में आता है, डायरेक्ट लिखो आप पॉजिटिव फ्लक्स। तो स्पीड, यहाँ पर मैं भले ही आपको डिटेल में सोल्यूशन कर रहा हूँ, लेकिन इनको स्पीड से किया जा सकता है। ठीक है, तो जो चीजें कर रहा हूँ डायरेक्ट, मैं जो चीजें बोल रहा हूँ उनको आप कहीं नोट्स का पार्ट भी बना लें आप। ठीक है, तो जहां पर एंटर कर रहे हैं वहां पर क्या होगा, नेगेटिव, सीधा याद रखें आप, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर हो रहा है वहां नेगेटिव फ्लक्स, जहां से बाहर निकल रहा है वहां पॉजिटिव फ्लक्स। तो नेगेटिव फ्लक्स होगा यहाँ पर, तो माइनस का ई इंटू, है ना, ई इंटू एरिया, एरिया तो सेम आएगा, और इधर क्या आ जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास क्या है, अब एक्स पे डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पर देखें आप, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पर इस सरफेस के लिए एक्स की वैल्यू अलग होगी और इस सरफेस के लिए एक्स की वैल्यू अलग आएगी, है ना। इस सरफेस के लिए एक्स अगर आप देखोगे तो कितना होगा, ये कितने डिस्टेंस पर, ये वाला सरफेस यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, ए डिस्टेंस पर है। ये वाला सरफेस कितने डिस्टेंस पर है, ये तो एक्स इक्वल्स टू 0 पर है ना। जेड एक्सिस के, ये वाई जेड प्लेन है ना, ये क्या है, ये वाला सरफेस जो है वो क्या है, वाई जेड प्लेन, और वाई जेड प्लेन के लिए एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अगर आपको ये वाली चीजें समझ में नहीं आती है हो तो मेरा मैथमेटिकल टूल्स वाला वीडियो आप जरूर देखें, तो उसके अंदर मैंने ये सारी चीजें बता रखी है किस तरीके से अपन कोऑर्डिनेट्स को, आप कोऑर्डिनेट्स को देखते हो तो वहां पर मेरा कोऑर्डिनेट वाला है ना, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला वीडियो है, उसको जाके देखिएगा, आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएगी। प्लेन क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, सारी चीजें मैंने डिटेल में समझाई हुई। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया E1, और इधर मेरे पास क्या हो, पॉजिटिव फ्लक्स होगा, इसको मैंने लिख दिया E2। ए तो सेम है, तो देखो क्या आ जाएगा, ए तो कॉमन आ गया, अब माइनस E1। ठीक है, अब यहां से आएगा माइनस का E1। अब E1 लिखना है, मतलब इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखोगे, इसको देखते हुए, ये मैग्नीट्यूड है, मैंने सिंपल क्या लिया है, मैग्नीट्यूड लिया है यहाँ पर। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड देखोगे तो मैग्नीट्यूड मतलब, वेक्टर हटा दो, मैग्नीट्यूड मतलब ये हो गया, मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया 5/2 इंटू 10⁻³ और मल्टीप्लाइड बाय एक्स। इस सरफेस के लिए एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 0। ठीक है, और प्लस E2 मतलब इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 5/2 मैग्नीट्यूड, तो 5/2 इंटू 10⁻³ एंड मल्टीप्लाइड बाय एक्स। इस सरफेस के लिए एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, ए, है ना। इस सरफेस के लिए वैल्यू कितनी हो गई, ए, और ए की वैल्यू कितनी दे रखी, क्वेश्चन में शायद ए दिया हुआ था आपको, ए दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ए दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर सेंटीमीटर में रख लेना आप, क्योंकि इसको भी मैंने सेंटीमीटर में रखा है, तो ये भी सेंटीमीटर में होगा, तो सेंटीमीटर कैंसिल। अगर इसको मीटर में रखा है आपने 2 को, तो इसको भी मीटर में रखना पड़ेगा। तो कब यूनिट चेंज करनी, कब यूनिट चेंज नहीं करनी, वहीं से स्पीड फास्ट होती है आपकी। तो इन छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन में गलतियां भी कम होती है और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन भी कर पाते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, ये 1। बस यहाँ से आप देख लो, ये तो हो गया 0। तो फाइनली अब एरिया क्या होगा, क्यूब की सरफेस का एरिया हो गया मेरे पास A²। एरिया कितना हो जाएगा, A²। अब इसका आंसर जो आपका क्या है, देखो अब एरिया है, अब एरिया की, इसमें अगर आप देखोगे एरिया मेरे को क्या चाहिए, मीटर स्क्वायर में चाहिए। फाइनल आपकी यूनिट किस में आ रही है, इसमें अगर आप देख लो मीटर स्क्वायर में आ रहा है, तो अपने को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। एरिया मतलब A², है ना, A², और अंदर मेरे पास क्या है 2.5 इंटू 10⁻³ और ये क्या हो जाए, एरिया हो गया 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब समझ में आ रहा है, 10⁻1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 इंटू 10⁻⁻4 ये मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2.5 इंटू 10⁻³ कितना हो गया, ये देखो ये 0.25 हो गया क्या, 10⁻³ 10⁻⁻4 ये हो जाएगा 0.25, ये आ गया मेरे पास फ्लक्स।
ये बिल्कुल ऐसा यूनिट में आ गया। अब फ्लक्स आ गया, फ्लक्स के बाद में चार्ज इनसाइड निकालना है, तो क्यू इनसाइड कहाँ से आएगा, फ्लक्स को एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करना है। फ्लक्स कितना है 0.25 मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻²। ये 1/4 है ना, 8.8 का 1/4 कितना होता है 2.2, 1 ले लो कितना हो गया, तो ये आ जाएगा 2.21 है ना, 0.25 1/4 हो गया, 1/4 से उड़ा दो इसको, तो 2.25 इंटू 10⁻⁻12 और कूलम के अंदर क्या आ जाएगा मेरे पास, चार्ज हो जाएगा। कहीं भी अगर आप पावर में मिस्टेक करोगे तो आंसर मैच नहीं करेगा। क्वेश्चन कौन सा है भाई, 2.2 × 10⁻⁻12, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपके पास, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 5 देखो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है कि अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब। हे भगवान, क्यूब बना बना के थक गया भाई, ताकि की हो है ना। ये क्यूब हो गया, इसके क्यूब के सेंटर के ऊपर एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, बहुत बढ़िया। फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द 6 सरफेसेस ऑफ द क्यूब। 6 सरफेस जो है उसके थ्रू कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। देखो 6 सरफेसेस के थ्रू, अगर देखो इसमें दोनों बता देता हूं मैं, 6 की 6 सरफेस से फ्लक्स कितना बाहर निकलेगा, तो सिंपल सी बात है, मतलब पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। और अगर एक सरफेस से फ्लक्स पूछा है तो वो भी मैं तो दोनों में चीज बता देता हूं यहां पर मैं, ठीक है। तो देखो फ्लक्स थ्रू ऑल सरफेस लिखना है, अगर आप फ्लक्स थ्रू ऑल सरफेस है ना, सारी सरफेस के थ्रू अगर मुझे फ्लक्स मालूम करना है तो सिंपल क्या होगा, गॉस थ्योरम क्या बोलती है, चार्ज इनसाइड कितना है एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज इनसाइड कितना दे रखा है, क्यू दे रखा है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सारी सरफेस से आ गया, मुझे एक सरफेस से निकालना है। तो देखो ऑल सरफेसेस का मतलब कितना हो गया, ऑल सरफेस मतलब 6 सरफेस, क्योंकि एक क्यूब में कितनी होती है 6 सरफेस होती है। अगर मुझे फ्लक्स थ्रू सिंगल सरफेस निकालना है तो कितना आ जाएगा, ये क्यू डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा मेरे पास। क्या हो गया, ये क्यू डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दोनों आपके पास क्या हो गया 5th, और क्वेश्चन में पूछा हुआ क्या है, ऑल 6 सरफेस के थ्रू पूछा हुआ है, तो क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, पूछा आपको क्या है, ये पूछा हुआ है, तो दोनों चीजें आप यहां पर निकाल सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है देखो, कि अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस। डायग्राम दिया हुआ है ना, ये डायग्राम है मेरे पास, ये मैंने ईयर लॉन्ग के अंदर भी डिस्कस किया हुआ है, जो भी प्रॉब्लम करवा रहा हूँ मैं, ये ईयर लॉन्ग के अंदर भी डिस्कस किया हुआ है ना। एक सरफेस है, उससे a/2 हाइट पर, a/2 हाइट पर है ना, ये हाइट कितनी है a/2, a/2 हाइट पर क्या रखा हुआ है, अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड, ऑलराइट, ठीक है। Above the center of horizontal square surface of edge A as shown in figure, find the flux of the electric field through the square surface. Square surface के थ्रू कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा वो मुझे बाहर निकालना है। देखो इसके लिए मैंने आपको ईयर लॉन्ग के अंदर मेरा गॉस लॉ वाला वीडियो, गॉस लॉ वाला वीडियो देखना आप, है ना, हाँ गॉस लॉ वाला वीडियो देखना। तो गॉस लॉ वाले वीडियो के अंदर आपको क्या मिलेगा, ओपन सरफेस वाला टॉपिक। ओपन सरफेस के थ्रू जब भी आपको फ्लक्स निकालना होता है तो किस तरीके से करना होता है, इसमें सिंपल सा फंडा होता है, क्या है कि जब भी ओपन सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना होता है तो आप क्या करो, उस चार्ज को एनक्लोज करने की कोशिश करो। चार्ज को एनक्लोज करने का मतलब क्या है, यू जस्ट फॉर्म एन इमेजिनरी सरफेस सच दैट द एंटायर चार्ज विल बी एनक्लोज्ड बाय दैट इमेजिनरी सरफेस। बट जो भी इमेजिनरी सरफेस आप एज्यूम कर रहे हो, इस तरीके से एज्यूम करेंगे कि जो ओपन सरफेस मेरे पास ये पड़ी हुई है, this surface should be the part of that enclosed surface whatever you have assumed, right? तो जो सरफेस आप एज्यूम कर रहे हो उसका पार्ट होना चाहिए। तो देखो यहां पर अगर मुझे इस चार्ज को एनक्लोज करना है, देखो सिंपल सा तरीका है, कैसे कर सकता हूं मैं, तो आप क्या करो, यहां पर एक मैं क्यूब बना दूं, यहां पर समझने की कोशिश करना है ना। यहां पर मैंने क्या बना दिया, एक क्यूब बना दिया।
क्यूब बनाने से क्या हुआ, पूरा चार्ज जो है वो सरफेस के अंदर एनक्लोज हो गया और ये सरफेस भी उस एनक्लोज सरफेस का पार्ट हो गई। ठीक है, इस तरीके से करने का तरीका होता है। हाँ, अब मेरे को यहां पर क्या चीज पता चली, इस पूरे क्यूब के थ्रू फ्लक्स लिख सकता हूं मैं क्या लिख सकता हूं, फ्लक्स थ्रू क्यूब अगर मुझे लिखना हो तो वो क्या होगा, क्यू इनसाइड कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो पूरे क्यूब के थ्रू आ गया। क्यूब में कितनी सरफेस होती है, 6 सरफेस होती है। मुझे सिर्फ इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना है, मुझे निकालना है फ्लक्स थ्रू बॉटम सरफेस। अब इस बॉटम सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स जाएगा, तो देखो एक चीज अपने को अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखी थी, पूरे क्यूब के पास में कितनी सरफेस होती है, 6 सरफेस होती है। तो 6 सरफेस के थ्रू कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है, एक सरफेस है तो एक सरफेस के थ्रू कितना होगा, 1/6 ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया मेरे पास, तो ये क्या हो गया, 1/6 हो गया। ये क्या हो गया, 1/6 हो गया। ठीक है, तो इसको इस तरीके से कर लोगे आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, है ना। इस तरह के कॉन्सेप्ट में अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो तो गॉस लॉ वाला मेरा वीडियो देखिएगा, आप आई बटन के अंदर मैंने शेयर किया हुआ है। ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट डाल रखी है मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, गॉस लॉ वाला आप वीडियो देखना, उसके अंदर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट वो आपको दिखाई देंगे। चलो नेक्स्ट देखें आप, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो कि फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r। एक स्फेरिकल सरफेस डायग्राम दिया हुआ है आपको, एक स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, उसका रेडियस जो है वो कितना है, r है। इसके सेंटर से कितना 2r डिस्टेंस, 2r डिस्टेंस पर क्या दिया हुआ है, ये चार्ज है कुछ, देखो क्या है। हाँ, फाइंड द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 10⁻⁷ कूलम एट द सेंटर। यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है 10⁻⁷ कूलम सेंटर के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, एंड अनदर इक्वल चार्ज एट अ पॉइंट, अनदर इक्वल चार्ज एट अ पॉइंट 2r अवे फ्रॉम द सेंटर। 2r अवे, एक और इक्वल चार्ज मतलब 10⁻⁷ कूलम 2r डिस्टेंस पर भी रखा हुआ है। ठीक है, आपको मालूम करना है फ्लक्स, इस स्फीयर के थ्रू फ्लक्स कितना जाएगा वो मुझे निकालना है। तो देखो गॉस लॉ का जब मैंने यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, मेरे वीडियोस के अंदर जाके देखना, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो गॉस लॉ क्या बोलता है कि सरफेस के अंदर जो भी चार्ज होता है ना, उसको आप एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करोगे तो मेरे पास फ्लक्स आएगा। बाहर कितना चार्ज रखा हुआ है उसकी वजह से कभी भी नेट फ्लक्स आप नहीं निकाल सकते यूजिंग गॉस थ्योरम, क्योंकि बाहर वाले चार्ज का कभी भी कोई इंपैक्ट नहीं आता है। बाहर वाले चार्ज का इंपैक्ट क्यों नहीं आता है, अगर आप देखोगे ये वाला चार्ज, ये क्या पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से फील्ड लाइंस क्या होगी, सभी डायरेक्शन में इधर भी आएगी। जब वो इधर आएगी तो जितना एंटर करेगी उतनी ही बाहर निकल जाएगी, जितना एंटर करेगी उतनी ही बाहर निकल जाएगी, जितना एंटर करेगी उतनी ही वापस बाहर निकल जाएगी। तो इसकी वजह से जो नेट फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा हमेशा। किसी भी क्लोज सरफेस के बाहर चार्ज रखा हुआ है तो इसकी वजह से नेट फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि जब भी गॉस थ्योरम अप्लाई करते हो तो आपको हमेशा क्या पता होना चाहिए कि चार्ज सरफेस, क्लोज सरफेस के इनसाइड चार्ज कितना है, उसी की वजह से हमेशा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना। तो यहां पर एक चीज अपने को क्या ध्यान रखनी है कि नो फ्लक्स ड्यू टू एक्सटर्नल चार्ज, ये हमेशा ध्यान रखेंगे आप। एक्सटर्नल चार्ज की वजह से कभी भी कोई भी फ्लक्स नहीं आएगा, क्योंकि जितना एंटर किया उतना ही बाहर निकल गया। तो अब नेट फ्लक्स कितनी वजह से आएगा, तो अब मेरे पास फ्लक्स मुझे लिखना है तो किसकी वजह से आएगा, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इनसाइड कितना चार्ज है मेरे पास, 10⁻⁷ है, और 8.85 इंटू 10⁻⁴ कितना हो गया, -12। इसको आप क्या कर लो, आप नियर बाय कैलकुलेशन अगर आपको करनी है, देखो अब नीचे में इसको एक काम करता हूँ, नीचे नियरली इक्वल टू 9 ले लेता हूँ, है ना। कैलकुलेशन ऐसी ही होती है, 10⁻⁻12 ऊपर जाएगा, +12 होगा, और 10⁻⁴ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसको मैं क्या लिख देता हूँ, 10/9 इंटू 10⁻⁴। समझ में आ गया क्या, 12 - 7। अब 10/9, अब देखो एक्चुअल में था कितना, 8.85 था, नीचे था कितना, 8.85 था ना। अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 9 × 9, 10 बच गया, वापस 9 × 9, लेकिन 8.85 है तो आंसर नीचे क्या है, वैल्यू कम है लेकिन मैंने बढ़ा दी है, तो एक्चुअल आंसर आपका थोड़ा ज़्यादा आएगा, क्योंकि 8.85 को मैंने 9 लिख दिया है, तो ओवरऑल डिवीजन कम हो गया, तो एक्चुअल आंसर आपका ज़्यादा आएगा। तो 1.1 नहीं आके कुछ थोड़ा सा बढ़ा दो, 1.2 हो गया या 1.3 हो गया, और पावर तो उतनी रहेगी, तो 10⁻⁴ कौन है, फ्लक्स है। फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास, तो देख लो आंसर मैच करवा लो आप, कितना हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आ जाएगा,
1.1 इंटू 10⁴ और वैसे भी 1.1 ही आ रहा है, लो और बढ़िया है ना, हो सकता है एक्चुअली अपना आंसर समझ में आ रहा है, आसपास आंसर आएगा आपके पास में। तो इस समय हमेशा आपको क्या, बाकी यहाँ पर गलती से भी पॉइंट मत उड़ा देना, पता पड़ा यहाँ पॉइंट उड़ा दिया, फिर नीचे 885 को पता नहीं जन्म जन्मांतर तक ले लेके दौड़ते रहोगे। कभी भी नीचे अगर पॉइंट में हो तो उसको नियर बाय लिख लो आप, बेस्ट ऑप्शन होता है, उसको नियर बाय लिख लें आप, ठीक है। आंसर आपका क्या 1.1 वैसे ही आ रहा है नियर बाय, चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, ठीक है। चलो हो गया, नेक्स्ट देखें आप, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दिया हुआ है। अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ एन इमेजिनरी हेमिस्फेरिकल सरफेस, है ना, हेमिस्फेरिकल सरफेस के सेंटर के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। यूजिंग सिमेट्रिक आर्ग्यूमेंट्स एंड द गॉस लॉ फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज थ्रू द सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर। ये वाला क्वेश्चन मैंने अपने वीडियोस के अंदर डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, बट स्टिल जिन्होंने वीडियो नहीं देखे तो डायरेक्टली देखो सॉल्यूशन, देखो यहाँ पर क्या है, देखो अगेन, अब यहाँ पर भी क्या है, मेरे पास ये ओपन सरफेस है, मुझे इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना है। जब भी ओपन सरफेस आ जाए तो मैंने क्या बोला, ऑलवेज ट्राई टू फॉर्म एन इमेजिनरी सरफेस सच दैट द चार्ज विल बी एनक्लोज्ड कंप्लीटली एंड दिस सरफेस विल बिकम द पार्ट ऑफ दैट एज्यूम्ड सरफेस, है ना, जो भी सरफेस एज्यूम किया है उसका ये पार्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करोगे। तो देखो इसको मैं एनक्लोज कैसे कर सकता हूं, मैं क्या करता हूं, एक पूरा स्फीयर यहां पर एज्यूम कर लेता हूं, कंप्लीट स्फीयर एज्यूम, इसको मैंने स्फीयर ही समझो आप वैसे स्फीयर ही समझो आप ये, ठीक है। चलो समझ में आ गया आपने, अच्छा एक और रह गया क्या अब, ठीक है। तो इसको स्फीयर ही समझे आप। अब देखो यहां पर अगर आप देखोगे, अब मुझे पता है फ्लक्स थ्रू कंप्लीट स्फीयर, स्फीयर क्या है, एक क्लोज सरफेस है, तो मैं यहां लिख सकता हूं फ्लक्स थ्रू कंप्लीट स्फीयर, फ्लक्स थ्रू कंप्लीट स्फीयर, पूरे कंप्लीट स्फीयर के थ्रू अगर मुझे फ्लक्स लिखना हो तो कैसे लिखोगे, चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनसाइड कितना है, क्यू, क्योंकि अब ये क्यू जो हो गया पूरे स्फीयर के अंदर आ गया, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मुझे क्या चाहिए, हेमिस्फीयर के थ्रू चाहिए। एक स्फीयर में कितने हेमिस्फीयर होते हैं, 2, या ऐसे भी देख सकते हो, जितना इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, जितनी ऊपर जाएगी उतनी नीचे भी आएगी, तो एक तरीके से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया फ्लक्स। तो आधा फ्लक्स ऊपर जाएगा, आधा फ्लक्स नीचे जाएगा, तो मुझे फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर निकालना है। तो फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका, हाफ ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मेरे पास क्या आ गया, हेमिस्फीयर के थ्रू फ्लक्स आ गया। सो दिस इज योर आंसर, राइट। चलो इसको भी लिख लो आप, ठीक है। ये क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया आपका क्यू 1/2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, राइट। तो आई थिंक आपको यहाँ तक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इस तरीके से वीडियोस को और भी थोड़ा सा आप देखते रहें, और अगर ऐसी वर्मा के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको वाकई प्रॉब्लम आ रही है तो स्टे ट्यून्ड विद माय ईयर लॉन्ग कोर्स, जहाँ पर मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से डिटेल में सिखा रहा हूँ, राइट दोस्तों। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। कल फिर हाजिर होता हूँ सेम टाइम इवनिंग में 6 बजे, कुछ और वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस लेके और कुछ और वेराइटी ऑफ टॉपिक्स लेके। चलो बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल वापस सेम टाइम 6 बजे, बाय बाय।